अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है एनईडी का फ़िज़िक्स का पास पेपर सॉल्व करेंगे और यकीन मानना इसमें बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। पास पेपर कब का है? 2018 का है। और याद रखना इससे पहले के भी बहुत सारे पास पेपर मैं करा चुका हूँ। 2019, 2020, 2021 इस तरह से बहुत सारे। तो आप जस्ट लिखना एनईडी पास पेपर एमी इंग्लिश सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा देखो, पास पेपर क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो पूछे गए हैं। तो अगर इन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हो, इनसे मिलते जुलते एमसीक्यूज़ पूछे गए तो आपको मुश्किल नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि भाई आप लोग पहले से पढ़ कर आ चुके होगे, इन तरह की चीज़ें सॉल्व कर चुके होगे और आपको बहुत पता होगा कि आईआईटी, ठीक है, आईआईटी में जो बच्चे अप्लाई करते हैं या एनईडी या पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे अप्लाई करते हैं तो वो उसमें पास पेपर को बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हैं, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो सीरियस लेकर आपने इसे करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी है। अगर ग्रुप वगैरह में ऐड होना चाहो एमी इंग्लिश सेंटर के, एमडी कैट, ई कैट के, तो वो बराबर में डिटेल्स आ रही हैं, उसमें ऐड हो जाओ। पूरे साल के लिए फ़ीस है 4,500। ये ग्रुप बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इसमें आपको टेस्ट, एमसीक्यूज़ बुक सब कुछ मिलेगा। चलो अब देखो, पहला एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं और आराम से करेंगे, कोई घबराने वाली, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। एन एरोप्लेन, आपके पास एक एरोप्लेन है, फ्लाइस, उड़ रहा है, जो कि एक एरोप्लेन है जो कि उड़ रहा है 400 मीटर ट्यू या टू नॉर्थ। अच्छा देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या बनाना है, जब भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली चीज़ें आ जाए ना तो आप ये बना लिया करो अपने पास। ठीक है, ये ग्राफ बना लिया करो जिसमें आप बता दिया करो कि नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, ईस्ट क्या है। देखो ऊपर वाला जो रीजन है हमारा नॉर्थ है, उसके बाद साउथ है, उसके बाद ईस्ट है, उसके बाद वेस्ट है। अच्छा अब आपको ये याद रखना है तो देखो कैसे रख सकते हो। यहाँ पर पाकिस्तान बनाओ, ठीक है, पाकिस्तान बनाओ। पाकिस्तान के ऊपर वाले एरियाज़ कौन से हैं? इस्लामाबाद, कश्मीर, रावलपिंडी। तो वो एरियाज़ कहाँ हैं? नॉर्थ की तरफ हैं। साउथ में क्या है? पाकिस्तान के अरेबियन सी। ईस्ट में क्या है? इंडिया। वेस्ट में क्या है? ईरान, अफगानिस्तान और अमेरिका या मिडल ईस्ट। तो इस तरह से भी आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। चलो ये तो बात हो गई। अब देखो क्या कह रहा है, एक एरोप्लेन है जो कि 400 मीटर कहाँ पर जाता है? देखो 400 मीटर समझ लो यहाँ पर, ठीक है, 400 मीटर समझ लो, ठीक है, 400 मीटर ये ऊपर की तरफ गया, 400 मीटर ये ऊपर की तरफ गया, तो ये 400 मीटर हो गया। अच्छा उसके बाद कहते हैं एंड देन फ्लाइज 300 मीटर साउथ, और उसके बाद 300 मीटर ये साउथ की तरफ गया। तो देखो ऊपर वाला डिस्टेंस नीचे वाले डिस्टेंस से क्या हो रहा है? कैंसिल। क्योंकि देखो ना, एक चीज़ आपके पास यूं जा रही है और फिर आप इस तरफ गए, फिर आप दोबारा इस तरफ आ गए, तो टोटल आप कितना गए? टोटल आप कितना चले? टोटल आप ये वाला डिस्टेंस चले। तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकलेगा? ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो आपने माइनस करना होगा ये वाले डिस्टेंस को। ठीक है, यानी जो पहले डिस्टेंस चले और फिर जो बाद में डिस्टेंस चले, इन्हें माइनस कर दोगे तो अभी जिस डिस्टेंस पे हो वो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो पहले आप कहाँ चले? पहले आप ऊपर चले 400 मीटर, उसके बाद आप नीचे चले, यानी यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ तो पहले आप ऊपर की तरफ चले, फिर आप नीचे की तरफ आ गए। तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना होगा? 400 को माइनस करना होगा 300 से, 100 आ गया। अच्छा उसके बाद देखो एंड देन फ्लाइज 1200 मीटर, और फिर 1200 मीटर चले आप ऊपर की तरफ। तो समझ लो 1200 मीटर आप ऐसे चले, इस तरफ चले। अच्छा अब ज़रा हम अपना डिस्टेंस बना लेते हैं। देखो एक डिस्टेंस हमारा ये आ गया, ठीक है, एक डिस्टेंस हमारा ये आ गया। अब ये वाला डिस्टेंस आपने निकालना है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपने निकालना है। ये कितना निकाला था? 100 मीटर, है ना, 400 से माइनस करके 300। अच्छा ये वाला कितना हो गया? ये वाला हो गया आपका 1200। ठीक है, अब ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। खुद बात समझ आ रही है, यानी क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अच्छा अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले हम ज़रा इसको ABC कर देते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक है, अच्छा बकिया यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब C है बल्कि, अच्छा A से लेके B तक आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस को, जो कि आपके पास परपेंडिकुलर है। देखो एंगल अगर यहाँ पे बनाओगे
तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी ना, ठीक है। अच्छा, हाइपोटेन्यूज, जो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा दिया हुआ होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, हमें पता है। तो ये हमें दिया हुआ है 1200 मीटर का, और बाकी ये जो बेस है ये आपको दी हुई है इन्होंने 100 मीटर की, ठीक है। अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आप लगाओगे ये हाइपोटेन्यूज, लिख देता हूँ मैं, आपको पता है हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, ए बी। तो हाइपोटेन्यूज लिख दो या ए बी लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। इसको हाइपोटेन्यूज लिख लो या ए बी लिख लो, एक ही बात है, या बी ए लिख लो, कोई मसला नहीं है। और बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये हमसे फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये स्क्वायर रूट हटा दो, ठीक है, स्क्वायर रूट हटा दो, जस्ट स्क्वायर लिखो, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेहतर कर लेते हैं फॉर्मूले को ताकि आपको फॉर्मूला समझ आए, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जगह नहीं है ना इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब हाइपोटेन्यूज पे भी स्क्वायर है, आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू पी, ठीक है। अच्छा, अब हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है आपको, 1200, और इस पे स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर पे से स्क्वायर रूट लग जाएगा तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अच्छा, तो अब आपके पास निकल के कितना आएगा, निकल के आपके पास जो डिस्टेंस आएगा परपेंडिकुलर का वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1200 आएगा। 1200 से वैसे कुछ कम आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं अप्रॉक्सीमेट इक्वल करूँ तो वो 1200, तो इसका जो सही जवाब है वो बी है। तो पूरा सोल्यूशन आपके पास बोर्ड पर मौजूद है, तो कोई मुश्किल नहीं है समझने में, ठीक है। समझ में आ गया ना सारा, मैंने डायग्राम वगैरह सब वाजे कर दिए। थोड़ा सा ना इसमें जगह कम है इसीलिए हो रहा है, वरना जगह अगर हमारे पास ज़्यादा होती ना तो हम इजीली कर लेते हैं। अच्छा चलो, अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें कहा हुआ है एवोमीटर इज़ यूज टू मेजर। देखो, एवोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज़ होती है वोल्टेज मेजर करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए, रेजिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर ये सारी चीज़ें मेजर हो रही हैं, जी बेटा। अब जो मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे पास डिवाइसेस आ रही हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के जो वोल्टेज हैं या करंट वगैरह मेजर करना होता है वो एक ही डिवाइस से हो जाता है, बस आपको स्विच जो है वो करना पड़ता है चीज़ों को। ए का मतलब क्या है, एम मीटर, ए स्टैंड फॉर एम मीटर, वी स्टैंड फॉर वोल्ट मीटर, ओ स्टैंड फॉर ओम मीटर, और मीटर तो आपको पता है मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको ज़रा हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि फिर हमारा जब हम MCQs करें तो ठीक तरीके से हो जाए। देखो, ये भी बड़ा ज़बरदस्त MCQs है। अ फोर्स अप्लाइड बाय एन इंजन, एक फोर्स अप्लाई की जाती है इंजन के ज़रिए से ट्रेन पर। ट्रेन का मास देखो कितना, बहुत ज़्यादा है। देखो आपने देखा होगा ना, ट्रेन के अंदर बोगियाँ लगी होती हैं और आगे इंजन लगा होता है जो कि पूरी ट्रेन को खींचता है। तो जो मास दिया हुआ है वो बच्चों दिया हुआ है आपको 6 × 10⁶ kg, ऑब्वियस है, ठीक है, अंडरस्टूड है। अच्छा, इसके अलावा आपको वेलोसिटी दी हुई है जो कि आपके पास है v1 ले लो इसे चाहो तो 5 मीटर/सेकेंड। उसके बाद आपके पास वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, 5 मीटर से 15 मीटर हो रही है। ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है 15 मीटर/सेकेंड, ठीक है। अच्छा, ये मास हो गया, ये वेलोसिटी, और ये v2 हो गया। अब टाइम भी दे दिया जो कि आपको दिया हुआ t = 5 मिनट, ठीक है। ये याद रखना सेकंड नहीं है, मिनट है, इसको याद रखना वरना कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी। अच्छा, अब देखो फोर्स दिया हुआ है, मान क्या रहे हैं, द पावर ऑफ इंजन। आपको पता है पावर और फोर्स का एक फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो रिलेशन से, P = F.V, ठीक है। पावर जो है वो डॉट प्रोडक्ट होती है फोर्स और वेलोसिटी का। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात आती है फोर्स निकालनी है हमें, तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर F, फोर्स। तो MA हो गया हमारा। M क्या दिया हुआ है हमें, एक मिनट, M क्या दिया हुआ है हमें, F = 36 × 10⁶। अच्छा,
ए हमें निकालना पड़ेगी, ए हमारे पास नहीं है। अब ए का हमें फॉर्मूला पता है, ए का हमें फॉर्मूला पता है कि ए का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हम वो यहाँ लगा देते हैं। तो ए का हमारे पास फॉर्मूला होता है 6 × 10⁶, और ए हमारे पास होता है V2 माइनस V1, एक मिनट, V2 माइनस V1 अपॉन T। सही है भाइयों, ये आ गया। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है तो इसलिए टाइम लग रहा है। अब आपको टाइम और सब ये सारी चीज़ें पता है, तो 6 × 10⁶ आ गया, और 25 माइनस जस्ट 5 डिवाइडेड बाय 5। देखो लेकिन मल्टीप्लाई बाय 60, क्यों? क्योंकि आंसर हमें SI यूनिट देना है, तो इसीलिए ये मिनट में है, मिनट कोई SI यूनिट नहीं होता, तो इसे सेकंड में लाना है। तो सेकंड में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो अब फोर्स को डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोर्स कितनी हमारे पास निकल कर आ रही है। 6 एक्सपोनेंट 6, ठीक है, एक मिनट, तो मैं ज़रा इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। आप चाहो तो अपने पास कैलकुलेटर वैसे NED में अलाउ होगा, MD के TCAT में आप ये कर सकते हो कि आप MD के TCAT में शॉर्ट ट्रिक्स जो लगाते आए हो वो लगाकर अपना आंसर निकाल सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो 25 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 × 60, द आंसर इज 14,000 लिख लो या लिख लो 4 × 10⁵, ये आपकी फोर्स आ गई है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको V चाहिए। अब ये V कौन सा है? ये V है एवरेज। ये V कौन सा है? ये एवरेज है। एवरेज निकालना आता है ना, कैसे निकलता है एवरेज? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है? ये A लिख रहा हूं मैं, कि जो भी V1 दिया हुआ है उसमें ऐड कर दो V2 को, डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। ये एवरेज का फॉर्मूला है, सिंपल। तो VA इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5 + 25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 15। तो VA इज इक्वल टू 15। अब दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, ये आ गई आपकी वेलोसिटी, ये आ गई। A एवरेज के लिए लिखा, याद रखना। तो P इज इक्वल टू फोर्स लिख लो, 4 × 10⁵ और 15। तो ये आपका फाइनल जो भी होगा बनेगा आंसर। इसको ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 15, द आंसर इज 6 मेगावाट। वैसे आ तो मेरे पास ये रहा है, बेसिकली अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपके पास 6000000, लेकिन अगर इसको मैं प्रीफिक्स में बदल दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेगा, और यूनिट तो वॉट है। समझ आ गई बात भाइयों बहनों? देख लो पूरा सोल्यूशन आपके सामने है, कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। ये तो आसान है कि ये cos थीटा आयोटा प्लस आई प्लस साइन जे, ये आपको बताता है क्या? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन एट जो भी एक्सेस में दिया हुआ हो। अच्छा, अब ये बड़ा मज़ेदार सवाल है। ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कराने में ना बच्चों को आता है मज़ा, ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है ना। सवाल बड़ा है, केस है, केस स्टडी है ये एक, बेसिकली ना कंडीशन दी हुई है। अब देखो कंडीशन क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी का अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो ये सवाल बहुत आसान है। व्हेन 2 बॉडीज, आपके पास 2 बॉडीज हैं, मूव टुवर्ड ईच अदर। कंडीशन क्या है? समझो ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। अभी ये दोनों एक दूसरे के मुखालफत में आ रही हैं, यानी एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं। मूव टुवर्ड ईच अदर, स्पीड इनकी कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। द डिस्टेंस बिटवीन द डैम डिक्रीज। देखो जब एक दूसरे के करीब आ रही हैं तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कम होता जाएगा वक्त के साथ साथ। एट द रेट, अच्छा डिस्टेंस किस वेलोसिटी से कम हो रहा है? यानी वेलोसिटी दी हुई है, तो वेलोसिटी आपके पास क्या है? 6 मीटर सेकेंड। अच्छा, अब देखो जरा मेरी बात सुनो। आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है रिलेटिव वेलोसिटी का? वेलोसिटी अगर नहीं पढ़ा हुआ तो बात सुनो। देखो अगर 2 चीजें एक दूसरे के करीब आ रही हैं तो स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। समझो ये बॉडी A की स्पीड है, ये बॉडी B की स्पीड है, ये आपस में बढ़ जाती है, ठीक है। समझो 6 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, समझ रहे हो बात? चलो थोड़ा सा आसान करता हूं। आपने कभी ट्रेन में बैठे हो जिंदगी में? अगर आपकी ट्रेन इस पटरी पे जा रही है और एक और ट्रेन दूसरी पटरी पे आ रही है, आपकी ट्रेन यूं जा रही है और दूसरी ट्रेन यूं आ रही है,
तो अगर आप खिड़की से बाहर देखो तो आपको कितनी तेजी में ट्रेन गुजरती हुई नजर आएगी, है ना, बहुत तेजी में ट्रेन गुजर जाएगी आपके सामने से। अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हो, आपकी ट्रेन भी यूं जा रही है और दूसरी ट्रेन भी यूं जा रही है, तो आपको ट्रेन बहुत हल्की गुजरती हुई नजर आएगी, दूसरी ट्रेन ऐसा लगेगा रुकी हुई है, जबकि दोनों ट्रेन सेम स्पीड से चल रही होंगी। ऐसा क्यों होता है? रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से। जब आप एक चीज में बैठकर दूसरे की वेलोसिटी देखते हो तो आपको उसकी वेलोसिटी में फर्क नजर आता है। जब आप देखोगे इस गाड़ी में बैठ के दूसरी गाड़ी को, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज नजर आएगी आपको दूसरी गाड़ी की, यानी दूसरी गाड़ी आपको बहुत तेजी में आपके करीब आती हुई नजर आएगी। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी आप एक्सीडेंट देखोगे ना, अल्लाह ना करे कभी एक्सीडेंट हो या देखो, लेकिन एक्सीडेंट में ये होता है कि अगर कोई गाड़ी सामने से आ रही है और आप भी सामने जा रहे हो तो एकदम से दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, मौका भी नहीं मिलता ब्रेक लगाने का। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई? हम वी ए को एक्स लिख लेते हैं, वी ए को भाइयों एक्स लिख लेते हैं। एक मिनट, ज़रा मेरा पेन थोड़ा हैंग हो गया है। एक्स लिख लिया मैंने और वी बी को वाई लिख लिया, तो ये 6 आ गई। ये कंडीशन कब है? जब क्लोज हो रहे हों या इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो। अच्छा, अब आपको बात समझ आ चुकी है। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, अब ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन से क्या मुराद है? बहुत सिंपल है, सेम डायरेक्शन से मुराद है केस 2। देखो, अब केस 2 बता रहा हूं मैं, ठीक है, केस 1 हो चुका है, अब यहां केस 2 बता रहा हूं इसी से। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दूसरी गाड़ी रुकी हुई है, यानी स्पीड क्या हो रही है? एक दूसरे की माइनस हो रही है। तो और वो किस रेट से माइनस हो रही है? देन इंक्रीज, देखो, एट द रेट 4 मीटर पर सेकेंड। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन को जस्ट कुछ नहीं करना, आपने सॉल्व करना है। आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इंशाल्लाह जो है वो आ जाएगा। तो कंडीशनें जो हैं ये अपने पास ज़रूर लिख लेना भाइयों बहनों, ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। ये जो मैंने डायग्राम बनाई थी, ये रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को याद रखना। ये बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, मैं जब भी ट्रेन में जाता हूँ तो इस चीज़ को बहुत अब्जॉर्व करता हूँ। देखो, दोनों इक्वेशन को आपस में कर देते हैं सॉल्व। अब इक्वेशन सॉल्व करने के 10 तरीके हैं, वो आपको पता है। डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कट गए, ठीक है, तो वो ऐड हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को आपस में, या जो भी करना चाहो कर सकते हो, साइमल्टेनियसली सॉल्व। ये 10 हो गया, तो x इक्वल टू 5 आ गया। अब x को इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दो, y आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो y क्या, x क्या आया हमारे पास? 5। तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस 5, y इक्वल टू 1। दिस इज आवर फाइनल 1। क्लैरिटी है? कॉन्सेप्ट का फील आया? तो सही जवाब क्या आया? ये जवाब सही आया, 5 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब देखो, इस न्यूमेरिकल की ना पूरी एक डेरिवेशन है। अब वो मैं नहीं करा सकता आपको, क्योंकि मेरे पास इतना ना टाइम है ना इतनी जगह है, लेकिन मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। फॉर अ गिवन वेलोसिटी, आपके पास वेलोसिटी दी हुई है, एक प्रोजेक्टाइल है, हैज़ द सेम रेंज, उसकी रेंज आती है r, यानी आप एक प्रोजेक्टाइल फायर करते हो, समझो ये आपने एक प्रोजेक्टाइल फायर किया, तो उसकी रेंज आई आपके पास r, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब मज़ा क्या है कि दो एंगल पे फायर कर रहे हो। देखो, समझो ये एंगल 30 है, अब इस एंगल पे फायर किया तो भी रेंज सेम आ रही है, लेकिन एंगल 60 आ रहा है। अब ये कैसा निकलता है? 30 को अगर मैं माइनस कर दूं, 30 को अगर मैं माइनस कर दूं 90 से, तो मेरे पास 60 आ जाएगा। तो दूसरा एंगल जब भी निकालना हो, फॉर एग्जांपल आपको एक एंगल दिया हुआ है, वो कहते हैं दूसरा एंगल निकालना है जिस पे सेम रेंज आएगी, तो आप जस्ट 90 से माइनस कर देना, आपको मिल जाएगा। 90 से माइनस करना, ठीक है। तो यहां पर ये क्या कह रहा है? प्रोजेक्शन, यानी एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने दो डिफरेंट एंगल पे फेंका है, रेंज सेम कवर हो रही है। तो ये कह रहा है इफ T1 T2 आर द टाइम, T1 T2 टाइम्स हैं और फ्लाइट है, इन केस देन, तो ये पूछ रहे हैं कि टाइम और रेंज का रिलेशन क्या बनेगा। तो देखो, डेरिवेशन के मुताबिक टाइम और रेंज का जो रिलेशन है, यानी टाइम्स का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेंज के। जितना ज़्यादा टाइम का प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा, उतनी ज़्यादा रेंज ज़्यादा कवर होगी, ये याद रखना, ठीक है।
अब इसकी पूरी डेरिवेशन होती है जो इस फॉर्मूले से हो रही होती है 2v0 sin थीटा अपॉन जी, और फिर रेंज का फॉर्मूला भी यूज़ होता है। अब उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा ये तो सिंपल है, ग्रेडियंट एलिमेंट का फॉर्मूला मांग रहे वो ये है, थोड़ा सा मैं इसको वाजे करके लिख दूँ, 1/n होता है ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेडियंट एलिमेंट बोल दिया, ग्रेटिंग एलिमेंट। अच्छा याद रखना, अगर एक सिंपल पेंडुलम को आप सैटेलाइट में ले जाओगे टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट वाली बात है। अब देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इज एट पॉइंट A, समझ लो आपका पार्टिकल इस पॉइंट पर है, या इस पॉइंट पे समझ लो। व्हाट इज द टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट B, टॉर्क क्या होगा, देखो जब आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो ये इस तरफ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगी जो कि टॉर्क की वजह से आएगी, विच इज ऑन वाई एक्सिस। तो देखो इसका सिंपल आपके पास 4k आएगा, वैसे तो 4j आना चाहिए क्योंकि k एक्सिस तो है नहीं, या ऐसा हो सकता है कि ये I और k एक्सिस हो तो ठीक है, तो 4k इसका आंसर आएगा। देखो अब आप अगर स्पेस साइंस में इंटरेस्ट लेते हो तो ये बात आपको पता होगी, बहुत कॉमन बात है कि द वेव यूज फॉर कम्युनिकेशन। देखो आप ज़मीन पे कहीं भी हो, अगर आप यहाँ से यहाँ पे कॉल करना चाह रहे हो तो जो वेव यूज होंगी कॉल करने के लिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, EM वेव होगी। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से रीजन में होगी, वो रेडियो रीजन में होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। लेकिन अगर आप स्पेस में हो, अर्थ से बाहर हो और आप अर्थ पे कांटेक्ट करना चाह रहे हो तो आपको ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करनी पड़ेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, एनर्जी ज़्यादा हो। तो एनर्जी ज़्यादा किसकी होती है, माइक्रोवेव की ज़्यादा होती है। रेडियो वेव से ज़्यादा एनर्जी है माइक्रोवेव की, याद रखना, सिंपल, हम इस बात को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अच्छा ये सिंपल एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसका फॉर्मूला भाइयों बहनों आपको याद होना चाहिए, नहीं याद तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इसमें बहुत करीब करीब MCQs लिखे हैं, मैं तो जगह नहीं मिल रही हमें लिखने की। देखो ये क्या बोल रहे हैं, व्हेन वन मिरर ऑफ एन माइकलसन इंटरफेरोमीटर, आपने माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ा है ना, उसमें मिरर्स होते हैं, बीम स्प्लिटर, ठीक है, और पॉलिश मिरर वगैरह। तो इस मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ, एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर है जिसे आपने डिस्टेंस मूव किया है। अच्छा अब कितना डिस्टेंस मूव किया है आपने, जो है वो d डिस्टेंस मूव किया है 0.5 मिलीमीटर। आप इसको अगर लिखो तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। फ्रिंजेस यानी n की वैल्यू, अब फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो ये जो आपकी फिजिक्स है ये फॉर्मूले पे डिपेंड करती है, फॉर्मूले आते हैं तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल बगैर कॉन्सेप्ट के भी कर सकते हो। तो आपको वेवलेंथ पता करनी है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज, तो ये आपके पास फॉर्मूला जो है वो 2D/n, याद होगा शायद आपको, मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को याद हो, लैम्डा इज इक्वल टू 2 और मल्टीप्लाई विथ d जो कि है ये 0.5 सही है, 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ और डिवाइडेड बाय 2000, 3000, ठीक है। तो सर आप 3000 कर लो इसको, 2000, 2 मल्टीप्लाई 0.5 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 2000, द आंसर बहुत छोटा आ रहा है। देखो वैसे तो जवाब ये आ रहा है 5.00 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, लेकिन आप समझ गए होगे अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ मूव करा दूँ 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई 10⁻10, तो ये 10 किसके बराबर होता है, एंगस्ट्रॉम के, तो ये आ गया आपका वेवलेंथ, तो मीटर भी आना चाहिए। अच्छा देखो ये बात कॉन्सेप्ट वाली है, साउंड वेव ऑफ 50 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज इंटर इन द सेम मीडियम। देखो याद रखना दो साउंड वेव हैं, एक ये वाली है एक ये वाली है। साउंड वेव की स्पीड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, तो ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड वेव आर सेम, जब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती तो चाहे कितनी भी फ्रीक्वेंसी की वेव दो स्पीड सेम रहनी है मीडियम में। पढ़ाने का एक फ़ायदा ये है कि आपको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। बीट्स आर प्रोड्यूस्ड, बीट्स प्रोड्यूस होती हैं विद द हेल्प ऑफ 2 साउंड वेव्स, 2 साउंड वेव की मदद से। एम्पलीट्यूड आपके पास होता है 3/5, देखो इसका रेशियो सिंपल बता दूं 16.1 है, इसको बहुत मैंने लेके नहीं जा रहा डिटेल में, इतना ज़रूरत नहीं, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अ पीस ऑफ कॉपर वायर,
या कॉपर, जर्मेनियम। याद रखना कॉपर एक मेटल है, ठीक है, और जर्मेनियम जो है ये एक सेमीकंडक्टर है। अब आपको ये पूरी बात समझ आ जाएगी। आर कूल्ड, दोनों को कूल कर दिया गया। कूल करने से क्या मुराद है? टेम्परेचर को गिराया गया है फ्रॉम इट्स रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 39 कुछ इस तरह का होता है ना, नहीं बल्कि 39 नहीं होता रूम टेम्परेचर, हमारे पास 26 कुछ 27 29 ऐसे ही कुछ रूम टेम्परेचर हम लेते हैं। अच्छा, हमने 80 केल्विन से जो है वो इसको गिरा दिया टेम्परेचर, यानी कम कर दिया, सिंपल याद रखो। अब आपको ये बात पता है ना कि अगर मेटल में टेम्परेचर को गिराओगे तो क्या होता है? मेटल की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, मगर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को गिराओगे तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो फिर जवाब क्या हुआ? कॉपर डिक्रीज एंड जर्मेनियम इंक्रीज, यानी रेजिस्टेंस जो है वो कॉपर की डिक्रीज हो जाएगी, जर्मेनियम की इंक्रीज। अब आप बोलोगे शायद गलत बात कर रहे हैं सर, ये देखो आंसर की ये रही डी, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें ये बात पता है और इसके पीछे का हमें वो भी पता है फिनोमिना। अच्छा देखो, ये समझ में नहीं आ रहा लेकिन इसका जवाब ये है, डायमेंशन जो सेम आएगी वो इसमें सेम आएगी। अच्छा, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, अब ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, ठीक है, समझना। देखो अगर नुक्ता भी लगा हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो मोहब्बत, लेकिन नुक्ता यहां लगा देते हो तो मेहनत हो जाएगा। तो एक नुक्ते से मायने बदलते हैं। तो अगर आप एक एक नुक्ते का ध्यान रखते हो तो इसका जवाब आप खुद ही निकाल लोगे। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर, आपके पास वायर की रेजिस्टेंस आर है एंड वॉल्यूम आपके पास वी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो, पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम एक सिलेंड्रिकल शेप होता है ना, तो इसलिए ये आ रहा है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्मूला है वॉल्यूम का, मतलब सिलेंड्रिकल के लिए। इफ इट इज स्ट्रेच, जब आप किसी चीज को खींचोगे, फॉर एग्जाम्पल देखो ये आपने इसको खींचा, ठीक है, रेडियस बिकम हाफ, तो रेडियस हो गया हाफ, खींचने से रेडियस हाफ हो गया। मतलब जब आपने ये फिनोमिना नोट किया होगा, जब रबड़ को आप खींचते हो तो क्या होता है? रबड़ छोटा होता जाता है ना, तो यानी आपने खींचा, खींचने से क्या हुआ? रेडियस कम हो गया। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये तो बताओ, जब रेडियस कम हुआ, आपने खींचा, तो एक चीज और बढ़ी, खींचने से क्या बढ़ा? खींचने से लेंथ बढ़ गई। भाई देखो ना, किसी तार को लेके हाथ में खींच लो या किसी रबड़ को लेके खींचो तो लेंथ बढ़ जाएगी, रेडियस कम हो जाएगा। तो एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है। तो वॉल्यूम का क्या हुआ? वॉल्यूम तो सेम रहेगा। आओ करके देखते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे? देखो, आप वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है कि भाई एरिया वगैरह, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला से निकल रहा होता है आपका वॉल्यूम। तो एक चीज तो बढ़ रही है, दूसरी चीज साथ ही साथ कम हो रही है ना, तो इसीलिए वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा? जब एक चीज बढ़ी दूसरा कम हो गया, तो पाई तो कांस्टेंट है, वो तो नहीं बढ़ना। ये हाफ हो गया और ये 4 टाइम हो जाएगा। अब ये बात इसमें इन्होंने लिखी भी नहीं है कि वो 4 टाइम होगा, लेकिन होगा रिलेशन यही। 4 से 4 कैंसिल, तो v इज इक्वल टू, यहाँ r भी आएगा, r का स्क्वायर। स्मॉल r लिखो कैपिटल R लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ये फिनोमिना आप खुद भी नोट कर सकते हो। अच्छा, अब ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है तो मैं इसे कराता हूँ। अच्छा देखो, 1 किलोवाट मोटर, अब ये क्या दिया हुआ है? वॉट, यानी पावर दी हुई है, लेकिन किलो भी है, तो पावर क्या दिया हुआ है? 1000 वॉट। ड्राइव अ पंप, आपके पास एक पंप है, विच राइज वाटर थ्रू अ हाइट। तो आपका ये जो पंप है, ये वाटर को एक हाइट पे ले जा रहा है। पंप इसीलिए यूज करते हैं ना, घर में मोटरें लगी हुई होती हैं ताकि पानी को ऊपर पहुंचाया जा सके। 15 मीटर। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर, आपने मास कैलकुलेट करना है कि कितना मास जो है वो पर सेकंड ऊपर पहुंचाया जा रहा है, पर सेकंड याद रखना। अज्यूम द सिस्टम एफिशिएंसी, ये सिस्टम की एफिशिएंसी दी हुई आगे लिखा हुआ है, यानी एन दिया हुआ है 75, ठीक है।
अब देखो 75 आप डायरेक्ट यूज़ नहीं करोगे, आप पहले इससे 100 डिवाइड कराओगे। क्यों 100 डिवाइड कराओगे? ताकि ये परसेंटेज से ख़त्म हो जाए, क्योंकि परसेंटेज डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हम अपने न्यूमेरिकल्स में, ख़त्म करते हैं पहले उसे। परसेंटेज हम एक रिजल्ट बताने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो यूँ करके ये न्यूमेरिकल चल रहा है, जगह नहीं है इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद देखो अब फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले आपको निकालनी होगी वर्क के लिए फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। वर्क के लिए फॉर्मूला लगेगा आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। वर्क निकालना है, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, एफिशिएंसी का यूज़ करेंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या यूज़ होगा? एफिशिएंसी का। तो ये हो गया अपसेट, ये आउटपुट हो गया, ठीक है, ये इनपुट हो गया। अच्छा, अब आउटपुट क्या है, सॉरी इनपुट हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अपना, एक मिनट को ज़रा, 1000 डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो वर्क के लिए फॉर्मूला ये लिख लो, वर्क के लिए फॉर्मूला ये होगा P मल्टीप्लाई बाय N। तो इसको रहने दो, इसको समझने में मुश्किल होगी। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 0.5 ही दिया होगा ना, हाँ। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 हमें सबको पता है कितना आता है, 750, ठीक है। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ज़रा इसको ज़रा देखते हैं प्रॉब्लम क्या आ रही है। एक मिनट, 1000 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है। एक मिनट रुको ज़रा, इसको बेहतर साफ़ सुथरा करके लिख लें ताकि समझ में आ जाए। देखो वर्क जो निकलेगा ना, इसमें वर्क निकलेगा 750 का, ठीक है। 750 का इसमें हमारे पास वर्क आएगा, जो कि एफिशिएंसी और पावर के रिलेशन से निकल आएगा, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। हाइट हमें दी हुई, अब फॉर्मूला क्या लगेगा, W इज इक्वल टू mgh। अब ये W क्या, ये वर्क है, तो 750 और GH, तो ये आपका मास आ जाएगा। तो 750, याद रखना अगर ये समझ में नहीं आ रहा वर्क कैसे निकला, तो एफिशिएंसी, पावर और वर्क का रिलेशन यूज़ होगा, जो मैंने अभी लिखा था। अच्छा, तो 9.80 रहेगी और 15 रहेगी। अब ज़रा डिवाइड करा दो, तो डिवाइडेड बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 15, द आंसर इज़ 5 आ रहा है, 5 kg का आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 5 kg आंसर आएगा। अच्छा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए आपको, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, अब देखो ये सिंपल एक फॉर्मूले से होना है। आपको फोकल लेंथ दी हुई है जो कि आपके पास है 10 मीटर की, सेंटीमीटर बोल के। देखो फॉर्मूला क्या है आपके पास, मैग्नीफाइंग पावर, तो फॉर्मूला होता है 25/f+1। अब ये 25 क्या है, ये वो लीस्ट डिस्टेंस है जहां तक अगर कोई चीज़ होगी तो आपको नज़र आएगी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 25 सेंटीमीटर से करीब आप कोई चीज़ ले आओगे और उसे देखने की कोशिश करोगे तो आपको धुंधली नज़र आएगी, ठीक है। एक हमारे आंखों की डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल आपके पास पेंसिल है ना, अपनी आंख के बहुत करीब ले आओ, आपको नज़र आना बंद हो जाएगी, आपको धुंधली नज़र आने लग जाएगी। तो ये वो डिस्टेंस है जहां तक अगर कोई चीज़ रखोगे तो क्लियर नज़र आएगी, इसके करीब लाओगे, इससे कम करोगे डिस्टेंस तो धुंधली नज़र आती है आपको। तो 25 डिवाइडेड बाय 10+1, तो यूनिट इसका कोई नहीं होगा, याद रखना। तो 25 डिवाइडेड बाय 10+1, द आंसर इज 3.5, ये रहा। टू मेक द गैल्वेनोमीटर मोर सेंसिटिव, गैल्वेनोमीटर को अगर सेंसिटिव बनाना है तो ये जो फैक्टर है ना BNA डिवाइडेड बाय C, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है इसको बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स, और करंट बढ़ाना पड़ेगा। अब ये भी कैलकुलेशन वाला है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ B, आपको B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला देख लो,
अब यहाँ करते हैं, बस ये आखिरी है हमारा फॉर्मूला लगेगा। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट, ये करंट है, ठीक है, आई अपॉन 2 पाई आर। अब आप ऊपर से डेटा निकाल के लेकर आते हैं। ये देखो करंट कितना दिया हुआ है, 15 एम्पियर, जो कि बहुत ज़्यादा है, और आपको जो लेंथ दी हुई है यानी आर दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे टेस्ला में अगर आंसर चाहिए तो सबको ऐसा यूनिट रखना। तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये होती है आपके पास परमिएबिलिटी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है आपको। 15 आ गया सिंपल, और 23.142 डिवाइडेड बाय 5, और ये सेंटी को हटाओगे तो -2 हो जाता है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, पहले 4 और पाई को कैलकुलेट कर लेना तो 12 बन जाता है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 3.142, तो ये आ गया आपके पास 12.6, ठीक है। उसके बाद 15, उसके बाद 2 और 3.142, और उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। तो वैल्यू काफ़ी जो है आपके पास इस तरह की आएगी। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 12.6 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 5 -2, द आंसर इज 6.42 टेस्ला, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक गलती हो रही है यहाँ पर ना, आपने 10 की पावर, आपने नहीं, मैंने -7 नहीं लगाया, 1 मिनट में से ठीक कर दूँ। ये छोटी सी हमसे मिस्टेक हो रही है, हमने आधा ही लिखा। 12.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 और 15। अब सही है, अब कर लो कैलकुलेट, ठीक है। तो आंसर आएगा आपके पास 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ठीक है। ये जवाब आ रहा है आपके पास, मैंने पहले ही बता दिया था। देख लेते हैं इसका 46 का ए है या नहीं है। हाँ ए है, देखो ये रहा 46 का ए। कैलकुलेट कर लेना, आसानी से हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगी। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। ये एमसीक्यूज जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ ना, यकीन मानो बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपको ये बात समझने में कि एनईडी में किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और ये बिल्कुल हलवा एमसीक्यूज नहीं है कि आप एज इट इज़ ही कर लोगे आसानी से, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलो, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।